Hello everyone. So today we are going to discuss about the topic that is joint stability. ठीक है, joint की stability एक बहुत important topic है और अगर आप इसको डिस्कस करो तो आपको पता चलेगा कि stability कितने important होती है joint में. ठीक है, सो जॉइंट ऐसे ही स्टेबल नहीं होता है, इसमें काफ़ी जो होते हैं ना आपके पास चीज़ें होती हैं जो आप उसको स्टेबल करने में हेल्प आउट करती हैं. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ आर्टिकुलेशन इज इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट डिसलोकेशन. ठीक है, डिसलोकेशन एक बहुत आम टर्म है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स में. डिसलोकेशन मेजरली ये होता है कि आपकी बोन अपनी जगह से हट जाए. ठीक है, कोई एक बोन जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक जॉइंट बना रही हैं, उनमें से कोई एक बोन कहीं आगे या पीछे की तरफ मूव कर जाए तो वो डिसलोकेशन कहलाती है. ठीक है, और जब ये स्लाइड से मूव करे तो उसको सबलक्सेशन कहते हैं. जब ये पूरी आपके अपने उस रीजन से जहाँ पे वो दूसरी बोन के साथ कांटेक्ट में थी वहां से हट जाए तो वो डिसलोकेशन कहलाती है. ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंट थी. Specifically, it is the ability to resist the displacement of one bone and with respect to the other while preventing injury to the ligaments, muscles एंड मसल टेंडन सराउंडिंग द जॉइंट्स. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास हम इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमें एक रिस्ट्रिक्शन चाहिए होती है ताकि हमारे पास जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज हैं जैसे लिगामेंट्स आगे, मसल्स आगे, मसल टेंडन आगे, उनकी इंजरी ना हो. तो एक रिस्ट्रिक्शन चाहिए होती है ताकि हमारे पास जॉइंट जो है वो स्टेबल रहे. ठीक है, बार बार उसकी इंस्टेबिलिटी जो होगी इन सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज करेगी, जॉइंट इटसेल्फ डैमेज होगा, तो हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है. ठीक है, अब हमने उसको नॉर्मल देखो, एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है. नॉर्मली आपका जॉइंट जब मूव कर रहा है तो उसके जाहिर सी बात है स्लाइड से ऊपर नीचे वो कांटेक्ट में आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, वो होनी ही चाहिए. लेकिन एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जो होती है आर्टिकुलेटिंग बोन्स में वो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो उन्होंने कहा जो उसमें सबसे पहली चीज हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेसेस. ठीक है, ये शेप जो है मेजरली ये भी एक बहुत हद तक जो होती है आपके पास रिस्ट्रिक्शन देती है आपके जॉइंट को ताकि वो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ना करें. ठीक है, इन मैनी मैकेनिकल जॉइंट्स द आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स आर एग्जैक्ट ऑपोजिट इन द शेप सो दैट दे कैन फिट टुगेदर. ठीक है, अब डिफरेंट बोन्स जो है ना आपके पास उनमें ऐसा होता है जैसे हम नीचे भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, हम पिक्चर से भी डिस्कस करते हैं. जैसे आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है अगर आपको. ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा इजी जो एग्जांपल होती है ना, जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल जॉइंट जिसको हम कहते हैं जो हिप जॉइंट है. ठीक है, उसकी होती है हिप. ओके, आपके पास जो मैंने कहा हिप जॉइंट ना, ठीक है, तो हिप जॉइंट की जो एक सरफेस होती है ना वो इस तरह से होती है आपके पास कर्व शेप. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि जैसे इधर से आना जॉइंट दिखाया हुआ है ना, इसी तरह की आपकी जो हिप जॉइंट की एक शेप होती है वो जो कर्व शेप होती है एसिटाबुलम. ठीक है, जो आपकी हिप बोन के साथ अटैच होता है. एंड द सेकंड वन जो हमारे पास होती है फ्यूमर, जिसका आपके पास हेड जो होता है वो बॉल की तरह का होता है यहाँ ऊपर से यूं. ठीक है, तो अब हमारे पास जो दो सरफेसेस है ना, अब मैंने कन्वेक्स कनकेव करके इसलिए नहीं बताया कि आपको इजी हो. ठीक है, एक कप शेप है, एक उसकी तरह बॉल है. बॉल को कप में डाल देते हैं तो ये एक जॉइंट क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि ये जॉइंट बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ फिक्स आ रहा है. ठीक है, इसमें डिफरेंट आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं पर हम उनको डिस्कस नहीं करें. मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि ये काफी हद तक स्टेबल होता है. ये मोस्ट स्टेबल जॉइंट जो है ना हमारी बॉडी का वो हिप जॉइंट ही होता है क्योंकि इसने काफी ज्यादा आपके अपर बॉडी का जो होता है ना वेट उठाना होता है. ठीक है, तो उस लिहाज से आपके पास बॉडी में ना काफी हद तक जो होता है वो स्टेबल रहता है ये आपके पास जॉइंट. ठीक है, अब उन्होंने ये बात की कि आपके पास जो मोस्ट जॉइंट्स है ना वो रेसिप्रोकली शेप्ड होते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस में, जैसे कि वो सिमेट्रिकल ही नहीं होते. जैसे आप यहाँ पे तो मैंने बात की ना कि दोनों सिमेट्रिकल है. ठीक है, मतलब एक ऐसी है तो दूसरी वैसी है और एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होंगे काफी हद तक स्टेबिलिटी देंगी. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिमेट्रिकल ही ना हो, एसिमेट्रिकल सी शेप्स हो, ठीक है, मतलब वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो रहे. ठीक है, लेकिन अगर वो नॉट सिमेट्रिकल है और वन पोजीशन कोई ऐसी उनकी मैक्सिमम कांटेक्ट की कोई पोजीशन है जहां पे वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज उसकी उस जॉइंट की पोजीशन कहलाती है क्लोज पैक पोजीशन. ठीक है, अब मैंने एसिटाबुलम और इसकी आपको एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए दिया है, लेकिन इनकी भी सरफेसेस कुछ इरेगुलर सी होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास आपको ना कुछ चीजें समझने के लिए बताते हैं, लेकिन आपके पास एग्जैक्टली आपको चीजों को माइंड आउट कर आपको देखना होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी चीजें वेरी कर रही होती हैं. मतलब आपके पास एक इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है. ठीक है, तो उसकी बोन्स भी डिफरेंट होती हैं, उसमें स्लाइड सी वेरिएशन आ रही होती है. ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है. इसी तरीके से आपकी जो हिप बोन है वो प्रॉपरली सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ एसिमेट्री है उसमें. ठीक है,
आप ये नहीं कह सकते हो कि वो एग्जैक्टली एक कप शेप ही है, दूसरा एग्जैक्टली बॉल शेप है, कुछ थोड़ी बहुत इरेगुलर सी शेप्स हैं जिसकी वजह से वो स्लाइटली सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जब मैक्सिमम हो जाता है ना, तो वो कंडीशन, वो पोजीशन कहलाती है आपकी क्लोज पैक पोजीशन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ आपके पास दो बोन्स हैं, ठीक है, और वो इतनी ज्यादा सिमेट्रिकल भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन उन दोनों बोन्स की ना कोई ऐसे एक रीजन होगा, ठीक है, अगर ये दो बोन्स एसिमेट्रिकल है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि ये इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जहां पे उनका मैक्सिमम एरिया ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के साथ आ जाता है, ठीक है। मतलब हम एक दोबारा से कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। मेरे कहने का आपके पास सिंपल मतलब ये है कि मैं कहती हूँ कि आपके पास ना, देखो, ये एक बोन है, ठीक है, और दूसरी बोन की शेप ऐसी ही है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, ठीक है, थोड़ी सी ना ऐसे हो गया कि कहीं पे कांटेक्ट आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरह से थोड़ी सी पोजीशन उसकी डिफरेंट है, सारी एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो नहीं आ रहा, ठीक है। सब कुछ करने के बाद भी तो जो एक मैक्सिमम फिट आएगा ना, जो कांटेक्ट जब एरिया ज्यादा एक दूसरे के साथ लग जाएगा, और इससे ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट आप मैक्सिमम ले ही नहीं सकते। मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है कि वो दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, इससे ज्यादा वो बोन एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं सकती, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है। वो जो पोजीशन आप क्रिएट करते हो उसको हम कहते हैं क्लोज पैक पोजीशन, ठीक है। और उस क्लोज पैक पोजीशन में जॉइंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे ना, हमने कहा कि क्लोज पैक पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे आपके पास एरिया ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम होता है, ठीक है। आपका जॉइंट को ये एक ऐसी पोजीशन ले लेता है जिसमें आपके पास एरिया ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम हो जाता है, तो वो क्लोज पैक पोजीशन कहलाती है, ठीक है। इसमें आपके पास जॉइंट की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट होती है, आपके पास जॉइंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही होती है एज कम्पेयर टू लूज पैक पोजीशन। अब लूज पैक पोजीशन क्या होती है, जब आपके पास एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे कम होता है, ठीक है, मतलब आपके पास लूज हो जाता है जॉइंट, ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट में रिडक्शन आ जाती है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि दोनों जॉइंट एक दूसरे से, दोनों बोन्स एक दूसरे से दूर ही चली जाए, लेकिन जब आपके पास कम हो जाता है ना एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे कम से कम, तो आपके पास मिनिमम जब लूज ऑफ का एरिया ऑफ कांटेक्ट आता है तो आपके पास लूज पैक पोजीशन आती है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़े से ये फर्क है। क्लोज पैक और लूज पैक पोजीशन को आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और डिफरेंट तरह के सिनेरियोज आते हैं, तो आपने इन चीजों को याद रखना है, क्लोज पैक पोजीशन क्या होती है और लूज पैक पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि कुछ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं ना जिनमें बहुत क्लोज और लूज पैक पोजीशन होती हैं, वो लार्ज या स्मॉल कॉन्टैक्ट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से आ रही हैं, और उसकी वजह से ही स्टेबिलिटी भी आती है। मतलब क्लोज पैक पोजीशन में सबसे ज्यादा होती है, तो लूज पैक पोजीशन में सबसे कम स्टेबिलिटी आ रही होती है, ठीक है। अब जैसे हमने एस्टेबुलम वाली बात की थी ना, तो उसकी मेजरली उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों बोन्स का ज्यादा होता है, तो ये हमारे पास एक स्टेबल जॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप शोल्डर को लेते हो, शोल्डर में स्टेबिलिटी कम होती है। वो क्यों कम होती है, क्योंकि दोनों बोन्स का जो कांटेक्ट है ना वो कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरह की आपको प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है, अप्रोक्सीमेटली आपको बताया हुआ है कि कितना डायमीटर है तो कितनी आपके पास साइज की रिडक्शन है, कितना साइज है एक जॉइंट का तो कितना आपके पास, आप उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट बता सकते हो। अब उन्होंने कहा एरिया ऑफ कांटेक्ट जब आपके पास स्मॉल होता है, तो मेजरली जो शोल्डर जॉइंट है उसमें स्मॉल होता है। बेशक ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मतलब कप और बॉल ही है, लेकिन इसमें क्यों स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि इसकी डिफरेंट इरेगुलर शेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉपरली एक हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक एग्जैक्टली आ जाती है आपके पास स्टेबिलिटी, तो हमारे पास रिलेटिवली इनस्टेबल है एज कम्पेयर टू आपके पास जो था हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है वो अनस्टेबल है, लेकिन इतना अनस्टेबल नहीं है कि आप ये कहो कि इंजरी ज्यादा होती है, लेकिन ये हिप जॉइंट से काफी हद तक अनस्टेबल है या इनस्टेबल है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे एनाटॉमिकल वेरिएशंस आती है जिनमें कुछ लोगों के जॉइंट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के कुछ जॉइंट ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कुछ के दूसरे जॉइंट ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएशंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि किसी की क्लोज पैक पोजीशन कोई और होती है, किसी की लूज पैक पोजीशन कोई और होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सर्फेसिस की शेप और होती है, उनकी सर्फेसिस का स्ट्रक्चर और तरीके से, ठीक है। और यही बात है कि आपके पास हर इंडिविजुअल एक से दूसरा डिफर कर रहा होता है, ठीक है, एनाटॉमिकल वेरिएशंस आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं पर स्लाइट वेरिएशंस होती ही होती हैं, ठीक है।
लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है ना वो आपके पास यही है कि हिप जॉइंट जो ज़्यादा स्टेबल है और शोल्डर जॉइंट जो है आपके पास थोड़ा सा कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू हिप जॉइंट, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्लोज बैक पोजीशन जो होती है ना, नी की, रिस्ट की और इंटरफ्रेंजियल जॉइंट की फुल एक्सटेंशन होती है और एंकल की फुल डॉर्सिफ्लेक्शन होती है। आपको उन्होंने सिंपल सी एग्जांपल दे दिया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि शोल्डर की जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है ना उसमें पोस्टीरियर टिल्टेड जब ग्रेनाइट फोसा होगा ना तो हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन जिसमें इंटीरियर टिल्टेड होगा तो हमारे पास कम होगी। हम यही बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर पोस्टीरियर टिल्टेड है तो आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इंटीरियर टिल्टेड ग्लेनोइड फोसा है तो आपके पास कम होगी। और इसमें शोल्डर की डिसलोकेशन में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब उन लोगों में जिनमें शोल्डर जो सॉरी ग्लेनोइड फोसा जो है वो स्लाइटली इंटीरियर टिल्टेड है तो हमारे पास उनमें शोल्डर डिसलोकेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर टिल्टेड। अब पोस्टीरियर टिल्टेड और इंटीरियर टिल्टेड आई थिंक सो आपको कुछ बेसिक पता होगी, लेकिन आप सिंपल से एग्जाम्पल समझाए तो पोस्टीरियर साइड पे थोड़ा ज्यादा होगा ना ग्रेनाइट फोसा का थोड़ा सा रुख। आप ये कह सकते हो कि थोड़ी सी साइड जो है वो पोस्टीरियर साइड पे वो ज्यादा टिल्ट हुआ होगा। टिल्ट का मतलब होगा कि स्लाइटली सा, आप कैसे कह सकते हो कि स्लाइटली से जो होता है ना पोस्टीरियर साइड पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंटीरियर साइड, ठीक है। जब पोस्टीरियर साइड पे जिनका ज्यादा होता है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जिनका एंटीरियर साइड पे टिल्ट ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होते हैं, तो शोल्डर की डिस्लोकेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी कि क्लोज बैक लूज बैक पोजीशन क्या होती है और कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, जो मतलब जॉइंट्स से इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ मेजरली उन्हें एग्जाम्पल से समझाना था कि हमारे पास किस किस तरह से होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मेजरली जो चीज़ें थी वो मैंने कवर अप कर दी हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो